तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कराई थी। एक्सियल पॉइंट पे मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था E इक्वल्स टू एक्सियल पॉइंट पे स्मॉल के 2p बाई आर क्यूब, और मैंने आपको बताया था कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई डायपोल की, अगर ये एक्सियल पॉइंट है P, तो ये इंटेंसिटी डायपोल मूवमेंट के अलोंग होगी। डायपोल मूवमेंट अगर राइटवर्ड है तो इंटेंसिटी राइटवर्ड होगी। ये मैंने लास्ट क्लास में डिराइव कराया था और बताया था। दूसरा जो बताया था बच्चों की, अगर ये डायपोल है तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस पॉइंट पे अगर ये डिस्टेंस r है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इसका डायपोल मूवमेंट अगर राइटवर्ड है तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने डिराइव क्या कराया था, स्मॉल के p बाई आर क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होगी। ये दो बातें आपको याद रखनी है। एक्सियल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायपोल की डायपोल मूवमेंट के अलोंग होगी, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो ये जो होगी डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होगी। यहां तक ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तीसरी जो डेरिवेशन है केस 3, इसको हम कहते हैं केस 3 लेते हैं, लिखिए। ये दो डेरिवेशन हो गई। तीसरी जो डेरिवेशन है बच्चों, इसको हम आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए क्या है कि ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डायपोल मूवमेंट बेटा राइटवर्ड है। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये पॉइंट आर्बिट्रेरी है, ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है। आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस r है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस r है। तो हमें इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। पर्टिकुलरली ये वाला जो डेरिवेशन पार्ट है, ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद देख सकते हैं, और ये काफी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। फर्स्ट और सेकंड एक्सियल इक्वेटोरियल जो है बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये एक्सियल पॉइंट कब बनेगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 कर दें तो ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे आ जाएगा, एक्सियल बन जाएगा। और ये पॉइंट इक्वेटोरियल तब बनेगा जब थीटा 90 डिग्री हो। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों कि इस डायपोल मूवमेंट के कंपोनेंट रिजॉल्व कर देंगे, p cos थीटा, और इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा p sin थीटा। तो अब p cos थीटा, इसका ये cos कंपोनेंट, ये sin कंपोनेंट, p cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल है, क्योंकि इस डायपोल मूवमेंट की एक्सिस पे ये पॉइंट है, एक्सियल है, तो इसकी इंटेंसिटी यहां E1 होगी स्मॉल के 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। देखो बच्चों, ये जो डायपोल मूवमेंट है, इस डायपोल मूवमेंट की एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्सियल वाला फार्मूला यूज करते हैं स्मॉल के 2p बाई आर क्यूब। p की जगह p cos थीटा ले लिया, ठीक है, p की जगह क्या ले लिया, p cos थीटा ले लिया। अब ये जो डायपोल मूवमेंट है, इसकी इंटेंसिटी डायपोल मूवमेंट के अलोंग होगी। अलोंग का मतलब यह है कि इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से ये p sin थीटा है, तो p sin थीटा के लिए इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, p sin थीटा के लिए इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ये इस डायपोल मूवमेंट के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल है, क्योंकि आप देखोगे तो डायपोल मूवमेंट ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पॉइंट है, तो इस डायपोल मूवमेंट के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। और अगर इक्वेटोरियल है तो E2 क्या लिख सकते हैं, स्मॉल के p बाई आर क्यूब, p sin थीटा बाई आर क्यूब। अब p sin थीटा इधर है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट इसके अपोजिट होगी। ये मैंने अभी आपको सेकेंड वाले केस में बताया था, इक्वेटोरियल वाले में बताया था आपको। डायपोल मूवमेंट इधर है तो इंटेंसिटी इधर है। ये एंगल 90 है बच्चों, ये एंगल अगर 90 है तो नेट इंटेंसिटी जो होगी
ई नेट इंटेंसिटी हो जाएगी E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा स्मॉल के P बाई आर क्यूब कॉमन अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इंटेंसिटी क्या लिख सकते हो, इंटेंसिटी आप लिख दोगे स्मॉल के P बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये स्मॉल के P बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये इंटेंसिटी होगी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे डायपोल की, ये इंटेंसिटी होगी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे डायपोल की। ये आपको याद रखना है, इतना आप नोट कर लो। इसको नोट कर लो बेटा। सर वहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सर 4 काउंट करके दोनों वैल्यू आ जाएगा सर। 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर कोई आपसे पूछे कि आर्बिट्रेरी पॉइंट पर डायपोल की इंटेंसिटी कितनी होती है, आप तुरंत बताओगे Kp बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। नोट कर लो बेटा इसको। हाँ देखो, ये डायपोल है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है भाई। थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है। इस डायपोल का ये कंपोनेंट कॉस हुआ, क्योंकि आप जानते हो एंगल जिसके साथ लगता है वो हमेशा कॉस होता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन होता है। तो P cos थीटा की एक्सिस पे ये पॉइंट है भाई, डायपोल मोमेंट इधर है, ये पॉइंट है, तो ये एक्सियल पॉइंट हुआ। P sin थीटा के परपेंडिकुलर ये पॉइंट है, इक्वेटोरियल हुआ। एक्सियल का फॉर्मूला 2P बाई आर क्यूब है, P की जगह P cos थीटा रख दिया। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला P बाई आर क्यूब है, कराया था ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे P बाई आर क्यूब है, P की जगह रख देंगे P sin थीटा। एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के अलोंग होगी, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये पॉइंट इसके लिए इक्वेटोरियल है, तो डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होगी। डायपोल मूवमेंट इधर है तो इंटेंसिटी इधर होगी। ये दोनों आपस में 90 पे हैं, तो रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं डायपोल की इंटेंसिटी 30 डिग्री पे कितनी है, पॉइंट अगर 30 डिग्री इंक्लाइंड है, कितनी इंटेंसिटी है, 4 ऑप्शंस आर गिवन। कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह 30 रख देना है, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सॉल्व कर लेंगे, आंसर टिक कर देंगे। ठीक है ना। डायपोल की इंटेंसिटी किसी भी एंगल पे 0 पे निकालना चाहते हो, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, रख देंगे यहाँ पे, रूट 3/2 का होल स्क्वायर 3/4 हो गया। अगर ये एंगल 60 है, 120 है, कोई भी एंगल हो, यू कैन फाइंड आउट भाई। अगर 120 है तो 120 डिग्री में थीटा 120 हो जाएगा, cos 120 की वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये आ जाएगा। 0 डिग्री एक्सियल चाहता हूं मैं, थीटा को 0 ले लूं, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, एक्सियल हो गया। 0 रख के बताओ कितना आएगा। अगर ये थीटा 0 ले रहे हो तो ये वाला पॉइंट यहां आ जा रहा है, एक्सियल पॉइंट हो रहा है, ये वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 की वैल्यू K2P बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल ले रहे हो, थीटा 90 हो जाएगा। इक्वेटोरियल ले रहे हो, थीटा 90, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। cos 90 कितना होता है, cos 90
0, cos 90 कितना 0, तो ये टर्म 0, तो p बाई आर क्यूब आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि डायपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 पे, 135 पे, 270 पे, किसी भी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी इमीडिएटली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एनी डाउट बेटा? तो ये डायपोल के 3 केसेस थे। फर्स्ट और सेकेंड जो है वो बोर्ड की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी, और ये वाला जो थर्ड है ये जो है जेईई नीट में यूज होता है और ऑब्जेक्टिव में जनरली यूज होता है। तो थीटा की वैल्यू वेरी करा करके रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा आपको ये तीनों डेरिवेशन समझ में आ गई? क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। अब एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी आर्टिकल में थर्ड वाले में ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहां से इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा के यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ध्यान से देखिएगा आप इसको, यहां से डाल दूं परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा मान लूं बच्चों, ये वाला एंगल अल्फा, आपने कहा कि ये इंटेंसिटी E1 है, ये इंटेंसिटी E1 है और ये एंगल अल्फा, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा? बोलिए। जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ना, ये साइड E1 है और ये E2 है, तो ये साइड E1 है और ये E2 है, तो ये वाली साइड भी E2 होगी, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, ठीक है भाई। ये साइड E1 है, दिस वेक्टर इज E1, this is E2, so this is parallel line, this is E2, Yes. this angle is alpha. What is tan alpha here? E2 by E2 by tan alpha कितना है बच्चों? perpendicular upon base means E2 by E1, perpendicular upon base E2 by E1, क्लियर बच्चों? E2 by E1, E2 की वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू E2 की यहां पुट करिए, E1 की ये वाली वैल्यू यहां पुट करिए, क्या होगा बेटा? दिस अपॉन दिस, ये होगा स्मॉल के p साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ये होगा स्मॉल के 2p कॉस थीटा बाई आर क्यूब। k से k कट गया, p से p कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो कितना बचा? tan अल्फा कितना बचा बताइए? tan अल्फा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई 2, यानी tan थीटा divided by 2. This is very very important formula for objective questions. tan alpha tan theta by 2. आप नोट कर लो, एक बार और बता देता हूं इसको। एक बार और देख लो बेटा, फिर नोट करो, ध्यान से देखिए। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट E1 E2 आपको मालूम है, ये E1 दिस साइड रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर E1, दिस साइड रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर E2, दिस साइड वेक्टर E, नेट इंटेंसिटी, दिस एंगल अल्फा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 बाई E1, E2 की ये वाली वैल्यू यहां पुट किया और E1 की ये वैल्यू यहां पुट किया, P से P कैंसिल, K से K कैंसिल, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा मीन्स tan थीटा बाई 2। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? अब ये जो डेरिवेशंस, अब अभी मैंने आपको डायपोल का जो भी कॉन्सेप्ट बताया स्टार्टिंग, मतलब लास्ट क्लास और इस क्लास में, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको कराता हूं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप बोलोगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डायपोल मल्टीप्लाइड एंड सेपरेशन बिटवीन
charges. both the charges 2ql, p is equal to 2ql. चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, इस पे डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ये एक डायपोल सिस्टम है, ये एक डायपोल सिस्टम है -2q, q और q, एवरी साइड a है। इसका डायपोल मूवमेंट कितना है? फाइंड द डायपोल मूवमेंट। दिस इज डायपोल सिस्टम। इस डायपोल सिस्टम का डायपोल मूवमेंट कितना है ये आपको बताना है। दिस चार्ज -2q प्लस q प्लस q। आप ये बताओ बेटा कि इस सिस्टम में कितने डायपोल हैं? इस सिस्टम में कितने डायपोल हैं? 2 हैं केवल। देखो बेटा, ये जो पोल है इसकी स्ट्रेंथ -2q है, तो इसको मैं -q और -q दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। एक -q इस +q के साथ डायपोल बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायपोल इज द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट स्मॉल सेपरेशन। सो दिस -q इस +q के साथ एक डायपोल बनाएगा और इसका डायपोल मूवमेंट होगा, कितना होगा बच्चों? चार्ज इंटू सेपरेशन, q इंटू a। ये जो फर्स्ट डायपोल है इसका मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट है चार्ज इंटू सेपरेशन। ये -q इस +q के साथ दूसरा बना रहा, तो कितना होगा बच्चों? q इंटू a। ये डायपोल नहीं है, ये दोनों डायपोल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस है। डायपोल के लिए अनलाइक चार्ज चाहिए। ये एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री। नेट डायपोल मूवमेंट आ जाएगा P इज इक्वल टू कितना? √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। क्या आंसर है बच्चों? QA√3 ना, QA√3। भाई P1 की वैल्यू ये पुट करो, P2 की वैल्यू ये पुट करो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। बिल्कुल QA√3। और डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। चार्ज इंटू सेपरेशन, कूलाम इंटू मीटर। समझ में आ गया सबको? P1 P2 एंगल 60 डिग्री, रिजल्टेंट इस फार्मूले से QA√3 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए, वैल्यू पुट करके। क्लियर बच्चों? एक और देता हूं, एक और लिखिए, एक और है देखिए। स्क्वायर की एवरी साइड ए है, स्क्वायर की एवरी साइड ए है, और इसके स्क्वायर की एवरी साइड ए है, और यहां पे -3q चार्ज है, यहां पे -3q चार्ज है, यहां q, यहां q और यहां q। इस डायपोल सिस्टम का मूवमेंट कितना है? फाइंड द डायपोल मूवमेंट। कितने डायपोल है बच्चों इस सिस्टम में? 3 डायपोल है ना? 3 डायपोल। इस पोल की स्ट्रेंथ -q -q 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक -q इस +q के साथ डायपोल बना रहा, एक -q इस +q के साथ बना रहा है, और इसका डायपोल मूवमेंट है P1 चार्ज इंटू सेपरेशन।
भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। एक माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ डायपोल बना रहा है। डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज P1 चार्ज इनटू सेपरेशन कितना 2√2 QA। हाँ ठीक है करेक्ट, ये P1 हो गया। ये दूसरा वाला माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ दूसरा डायपोल बना रहा है, P2 हो जाएगा चार्ज इनटू सेपरेशन Q इनटू A। तीसरा जो डायपोल बनेगा बच्चों, थर्ड डायपोल जो बनेगा वो ये बनेगा, इसका मूवमेंट कितना है, ये जो थर्ड डायपोल बन रहा है इसका मूवमेंट कितना है, दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन हो जाएगी a√2 डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, सेपरेशन a√2 तो q a√2 P3 हो गया। अब P1 और P2 के बीच एंगल कितना है 90 है। इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से P डैश मान लिया, तो P डैश हो जाएगा √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, √QA होल स्क्वायर प्लस QA होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा QA√2। ये वैल्यू P डैश की आ गई, ये वैल्यू P डैश की आ गई। P डैश और P3 सेम डायरेक्शन में है, P डैश एंड P3 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो P नेट हो जाएगा P डैश प्लस P3। ऐड कर दो बच्चों, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2√2 QA। हाँ 2√2 Q इंटू A, दिस इज आंसर 2√2 Q इंटू A। ये इसका डायपोल मूवमेंट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। क्या है वो आप एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल 1.9 पेज 29 एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 1.9 पेज 29। सॉल्यूशन इज गिवन, क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल है तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे। एक्सियल और इक्वेटोरियल के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक आर्बिट्रेरी वाले केस का क्वेश्चन है। आर्बिट्रेरी वाले केस का क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, देखो आर्बिट्रेरी वाले केस का क्वेश्चन इस तरह से है कि दो डायपोल हैं, एक